हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेमिटेंस। रेमिटेंस एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही टेक्निकल लगता है, लेकिन आज हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। रेमिटेंस बेसिकली एक फंड जो भेजना और रिसीव करने को ही हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे एक जो टेक्निकल है वो ये है कि ये जो फंड जो भेजते हैं या रिसीव करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ट्रांजेक्शन्स को रेमिटेंस में काउंट किया जाता है। अगर लेमैन में बात करें, वो पैसा जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता है या दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आता है, उस ट्रांजेक्शन्स को ही हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो आज आपको समझ में आया होगा रेमिटेंस क्या है। चलिए हम लोग और भी चीजों पे डिस्कस करते हैं। अभी हमने रेमिटेंस के बारे में समझा, अब ये समझते हैं हम लोग जब भी रेमिटेंस अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना हो या दूसरी कंट्री से इस कंट्री में पैसा आना हो, तो कौन सा वे आउट हो सकता है, किस किस तरीके से हम लोग पैसा भेज सकते हैं रेमिटेंस। तो बैंक जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है रेमिटेंसेस में। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस में बैंक के थ्रू मैक्सिमम रेमिटेंस, मैक्सिमम पेमेंट दूसरी कंट्री में भेजे या रिसीव किए जाते हैं। तो सबसे पहला अगर ऑप्शन की हम लोग बात करें अगर, तो उसमें होता है बैंक वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर मींस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। बैंक के थ्रू हम लोग दूसरी कंट्री में पेमेंट करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं। दूसरा अगर ऑप्शन हो सकता है वो ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट बाय एमटीआई, जिसे मनी ट्रांसफर एजेंसीज होती हैं जो पेमेंट्स करती हैं, जैसे आपने सुना होगा पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, ये सब एजेंसीज हैं जो फैसिलिटेट करते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शंस को, रेमिटेंसेस को यहां से बाहर भेजने या दूसरी कंट्री से यहां रिसीव करने में। तीसरा क्या हो सकता है ऑप्शन अगर आप सोचो, तो फॉरेन करेंसी डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। चेक्स आप अगर डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आप दूसरी कंट्री में भेज सकते हो, वो भी एक मेथड है आपको रेमिटेंस भेजने का। या आजकल एक नया ट्रेंड चला है वॉलेट का। तो इंटरनेशनल जो वॉलेट्स होते हैं, इसमें बहुत सारी कंपनी आ रहे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं अपने वॉलेट्स को। आप उनके वॉलेट्स को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें पैसे ऐड करके फिर दूसरी कंट्री में भेज सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, बट मेजर जो हैं वो ये सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेज सकते हो या दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में पैसे रिसीव कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करता है, फ्लो क्या है। ये जो रेमिटेंस हम लोग भेजते हैं, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां से कि इसी दूसरी कंट्री में आपको पैसा भेजना हो तो कैसे काम करता है। जो पर्सन जो फॉरेन एक्सचेंज में लर्न कर रहे हैं या जो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही यूजफुल है ये प्रोसेस समझना, क्योंकि जब प्रोसेस समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि रेमिटेंस कैसे वर्क करता है, कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी दूसरी कंट्री में पेमेंट्स कैसे पहुंचता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रोसेस को। तो अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो यहां पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जो ए है और वो बैंक को अपने अप्रोच करता है कि मुझे एक बाहर पेमेंट करनी है, फॉरेन ट्रांसफर करनी है। तो वो बैंक बोलेगा ठीक है, आप मेरे पास आइए और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कैसे वायर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं। उसने बैंक ने क्या किया, उनको रिक्वेस्ट लेटर दे दिया और बोला कि ये सारी जो डिटेल्स हैं आप फिल करके दीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं प्रोसेसिंग। तो जब रिक्वेस्ट लेटर में नॉर्मल आप बात करेंगे तो आप अपना डिटेल्स देंगे, ठीक है, आप अपने बैंक अकाउंट। दूसरा आप क्या होंगे, जिसको भेज रहे हो बेनिफिशियरी की डिटेल्स दोगे आप। क्या डिटेल्स हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, ठीक है, नेम हो सकता है, ये सारे एड्रेस हो सकता है, जो भी जिसको पैसे भेजने हैं उनकी डिटेल्स आप दोगे। उसके बाद क्या होगा, जो बेनिफिशियरी है जिसको भेज रहे हो उसके बैंक की डिटेल्स भी चाहिए होंगी, क्योंकि आप उसके अकाउंट में तो भेज रहे हो बट किसके बैंक में जाना है, क्योंकि सबसे पहले तो बैंक को पैसा जाएगा। जैसे ही बैंक को पैसा पहुंचेगा, वो बैंक पैसा क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि किसके लिए आएगा, फिर वो अकाउंट में, स्पेसिफिक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो उस बैंक की डिटेल चाहिए हो, बैंक का नाम चाहिए होगा, आपको बताना पड़ेगा कौन सा नाम, उसका स्विफ्ट कोड हो सकता है या आईबैन नंबर हो सकता है, वो सारी डिटेल चाहिए होगी सो दैट ये आइडेंटिफाई हो जाए कि किस बैंक में पैसा जाना है। तो ये सारे डिटेल्स प्लस आपको पर्पस भी बताना होगा कि किस पर्पस के, स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए पैसे भेज रहे हो, प्लस अमाउंट, कितना अमाउंट भेजना चाहते हो, और साथ ही साथ किस करेंसी में
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस करेंसी में पैसे भेजने हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप रिक्वेस्ट लेटर में फिल करोगे, बैंक थॉरोली चेक करेगा आपका रिक्वेस्ट लेटर सारी डिटेल्स फिल है, फिर वो प्रोसीड करेगा। फिर क्या करता है वो, बेसिकली जब वो बैंक रिक्वेस्ट लेटर फिल करके लेगा तो सबसे पहले करेगा, एग्जांपल लेते हैं कि आप $1000, ठीक है, $1000 आप पेमेंट्स करना चाहते हो, तो कंट्री को लेते हैं कि यूएस में आप पैसे भेजना चाहते हो, आपके किसी फैमिली मेंबर्स को है, उसके मेंटेनेंस के लिए भेजना चाहते हो $1000, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक किया, डिटेल्स और ओके है रिक्वेस्ट लेटर पे, वो एक्सेप्ट करेगा और तुरंत ही वो क्या करेगा कि $1000 जो है वो मार्केट से बाय करेगा, क्योंकि आपको डॉलर में भेजना है और आपके पास रुपए में करेंसी है, तो $1000 बाय करेगा। फॉर एग्जांपल उसके ऊपर कमीशन लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 80 रुपीज में बाय करता है, 80 रुपीज में $1 बाय कर रहा है, प्लस वो कमीशन भी लेता है, उसको 80 रुपीज पड़ रहा है, तो यहां पे उसको 80 रुपीज $1 पड़ रहा है, प्लस वो अपना कमीशन ले रहा है ₹1, ₹2 जो भी है। फॉर एग्जांपल अगर ₹1 कमीशन ले रहा है तो क्या करेगा, 80 रुपीज के हिसाब से 80,000 तो उसको पड़ा कॉस्टिंग, प्लस ₹1 के हिसाब से 1000 का 1000 एक्स्ट्रा लेगा आपसे, क्योंकि वो उसका कमीशन हो गया। तो फॉर एग्जांपल 80 रुपीज उसको पड़ा और ₹1 एक्स्ट्रा लिया, तो आपको किसने पे दिया, वो 81 पे दिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 81,000 आपके अकाउंट से डेबिट करेगा, सो दैट वो डॉलर में पेमेंट कर पाएगा। और 81,000 को आपका अकाउंट यहां पे डेबिट करेगा, ठीक है। साथ के साथ ही जो भी चार्जेस होते हैं, अगर मान लीजिए पेमेंट्स करने में ट्रांजैक्शन का कोई स्पेसिफिक फीस है तो वो लेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन की। और साथ ही साथ अगर स्विफ्ट या फॉरेन ट्रांजैक्शन भेजने का कोई चार्जेस, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन का 500 है, प्लस आपका स्विफ्ट या आईबैन भेजने का प्लस 500 है, तो 1000 ये हो गया। तो बैंक को कितनी कमाई हुई, बैंक 1000 इसमें कमा लिया प्लस 500 इसमें कमा लिया, तो मतलब टोटल 2000 आपसे उसने कमाया। तो यहां पे क्या कर रहा है कि 81,000 आपसे डेबिट किया और 1000 एक्स्ट्रा जो चार्जेस डेबिट किया, तो 82,000 आपको डेबिट कर रहा है टोटल। और वो अमाउंट जो होगा वो बैंक क्या करेगा, यहां पे उसका करस्पॉन्डेंट बैंक होगा। अच्छा, करस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है, वो बैंक होता है जो आपका बैंक और जो बेनिफिशियरी बैंक, उन दोनों के बीच का जो बैंक होगा, जो दोनों के ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा, वो करस्पॉन्डेंट बैंक होता है। आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपका बैंक है आईसीआईसीआई है इंडिया में और बेनिफिशियरी का बैंक है वो सिटी बैंक है, तो ठीक है, अब सिटी बैंक का आईसीआईसीआई के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट नहीं है, जिसको नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, उसको हम लोग डिटेल्स में अलग वीडियोस बनाया हुआ, उस पर समझ सकते हो, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसका किसी के साथ अकाउंट है वो चेक करेगा। तो मान लीजिए आईसीआईसीआई ने चेक किया, उसका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो है अकाउंट वो लिंक है सिटी बैंक के साथ। तो वो क्या करेगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट में 1000 क्रेडिट कर देगा। जैसे ही वो क्रेडिट करेगा और उनको स्विफ्ट भेजेगा कि ये आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में मैंने पैसे डाले हैं, आप ये पैसा उनको क्रेडिट कर दीजिए। किसको, सिटी बैंक को। अब यहां पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्या करेगा, उसको मैच ऑफ करेगा और ऑटोमेटिक जो क्लियरिंग सिस्टम है उसके थ्रू वो पैसा सिटी बैंक के अकाउंट में, उनका जो अकाउंट सिटी बैंक का है वो पैसा सिटी के अकाउंट में अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देगा। तो क्या हुआ, यहां पे अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए अकाउंट होना जरूरी है। आपका अकाउंट क्या है, आपका अकाउंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट जो है वो किसके साथ है, वो सिटी बैंक के साथ है। उसने क्या हुआ, सिटी बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब सिटी बैंक अपनी डिटेल्स चेक करेगा स्विफ्ट के अकॉर्डिंग, किसका पैसा आया, किसके लिए आया, उसको बेनिफिशियरी को वो क्रेडिट कर देगा। तो यहां पे क्या करेगा, जैसे ही आपने करस्पॉन्डेंट बैंक, अगर हम यहां पे ले रहे हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड को हमने क्रेडिट कर दिया उसका नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो जैसे ही उसको क्रेडिट किया, वो क्या करेगा, वो पैसा बेनिफिशियरी का, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिटी बैंक है, तो सिटी बैंक को बताएगा कि ये पैसा आपके कस्टमर के लिए आया है, ये डिटेल्स हैं, आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पे सिटी बैंक क्या करेगा, चेक करेगा डिटेल और बेनिफिशियरी जो भी है उसको बताएगा कि यस आपके लिए पैसा आया है और पैसा इस तरीके से बेनिफिशियरी को पहुंच जाएगा। होप ये प्रोसेस आपको जो मैंने बताया बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। बैंक को भी कैसे बेनिफिट होता है और प्रोसेस में भी कैसे क्रेडिट होता है पैसा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम से भी देखते हैं दोबारा कि हम लोग प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। तो ये है सेंडर, मिस्टर सेंडर क्या कर रहे हैं, इनको पैसे भेजने हैं
तो इन्होंने बोला मुझे 1000 भेजना है, आप क्या करते हैं, उन्होंने चूज किया कि मुझे बैंक के थ्रू भेजना है, बैंक एक ऑथेंटिक एजेंसी है। तो उन्होंने क्या किया, वो फटाफट बैंक को अप्रोच किया कि बॉस मुझे पैसे भेजना है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का, और बैंक ने उनका एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट, और उन्होंने चेक किया जो भी डिटेल्स थी वो सब उन्होंने प्रॉपर भरा हुआ था। वो भेजते रहते हैं, अक्सर पैसे भेजते रहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, बैंक ने सारी डिटेल्स भरी, उनके अकाउंट को डेबिट किया जो मैंने डिटेल्स में बताया था, और वो फिर अपने करस्पॉन्डेंट बैंक को, जो भी उसका और बेनिफिशियरी बैंक का जो भी बीच का बैंक है जो दोनों को ही जोड़ रहा है, उसको डिटेल्स भेज दी। ये जो है करस्पॉन्डेंट बैंक बोलते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंक को बोला कि भाई इस बैंक ने कि मैंने आपके अकाउंट को $1000 क्रेडिट कर दिया है। ये जो है मान लीजिए यहाँ पे जो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड को बोला कि बॉस ये पैसा जो है वो सिटी बैंक के लिए है, ठीक है, ये बैंक है जो है ये सिटी बैंक है, इसके लिए पैसा है, इसका अकाउंट है आपके साथ, आप उसको पैसे भेज दीजिए। इसने उनको अकाउंट को डाल दिया, क्रिएट कर दिया। इनका अकाउंट जो है करस्पॉन्डेंट बैंक का इनके साथ है, तो इसने क्या किया, इसके अकाउंट को इसने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे क्लियरिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली पहुंच गया इनके पास, क्रेडिट कर दिया। इन्होंने चेक किया कि यस पैसे मेरे पास आए हुए हैं, और फिर इन्होंने जो है वो बेनिफिशियरी को चेक करके जिसके अकाउंट के लिए, जिसकी डिटेल्स के लिए पैसा आया हुआ है उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये है जो प्रोसेस है, जो फ्लो है, कैसे फ्लो होता है रेमिटेंस, कैसे एक सेंडर से जाके कैसे पहुंचता है रिसीवर के पास पैसा। तो ये फ्लो, होप आपको समझ में आया होगा फ्लो। तो रेमिटेंस जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्री। लोग कमाने जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, बहुत सारे रेमिटेंस पैसा भेजते हैं, या कई बार इस कंट्री से भी, मतलब डेवलपिंग कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट्स बाहर जाती हैं। तो जो भी पैसा आता जाता है किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से चेक करते हैं कि किस कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है या डेफिसिट है। वैसे इंडिया में जो रेमिटेंस का जो वर्ड यूज होता है वो बेसिकली यूज होता है कि जो फॉरेन में जो रह रहे हैं एनआरआईज या और लोग जो बसे हुए हैं या वहां पे जॉब कर रहे हैं, वो पैसा इंडिया में भेजते हैं, उसको लोग टर्म यूज करते हैं रेमिटेंस। बट रेमिटेंस का मतलब यही नहीं होता कि बाहर से पैसा आना, वो किसी भी टर्म में पैसा जा रहा हो आ रहा हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो इस ग्राफ से देखते हैं कि इंडिया कितना बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड में, नंबर 1 पे आता है जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस फॉरेन कंट्री से आती हैं। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है, तीसरे नंबर पे चाइना, और चौथे नंबर पे फिलीपींस, और पांचवें नंबर पे इजिप्ट आता है। होप ये इंफॉर्मेशन आपको काफी यूजफुल लगी होगी, आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कोई भी सजेशन हमें देना हो तो डेफिनेटली हमें लिखते भी रहिए। थैंक यू एवरीवन।